Honey, what happened to you? No. No. Honey, no. No. But that's just me. With this I feel free. 'Cause if we ever stop living this life, oh so suddenly. Upstairs, so I couldn't see her, I couldn't touch her, I couldn't say goodbye, I couldn't tell her I loved her, and I couldn't tell her I was sorry for not being there when she needed her dad. And गर्मियों की छुट्टी था। बाकी बच्चों की तरह उसको भी छुट्टी मिली थी, जहाँ वो क्लोज फ्रेंड के साथ मस्ती करके, बाहर घूम के, गाना लिख के, गाना सिखा के एंजॉय करने के साथ साथ थिएटर पे प्रैक्टिस करने भी जाती थी। उसी दिन वो कास्ट पार्टी से देर रात को घर आई थी। उसके बाद वो सोने चली गई। बाकी सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा था। अगले दिन वो देर तक सोती रही। उसकी माँ को लगा बच्ची थक गई है, इसीलिए सो रही है। कुछ टाइम के बाद पता चला वो सो नहीं रही है, किसी ने भयानक तरीके से उसकी जान ले लिया है। ये उसकी स्टोरी है। दिस इज हर स्टोरी। ये स्टोरी है एक 19 साल की लड़की की, जिसको किसी ने उसकी ही बेडरूम में हत्या कर दिया है। ये कहानी है एक ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग लड़के की, जिसके नाम है जेसी मेरियटा ब्लॉजेट। जेसी की जन्म मार्च 22, 1994 को हुई थी। जेसी के पिता बर्क ब्लॉजेट, जो कि कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन में डॉक्टरेट थे, और माता जॉय भी सेम प्रोफेशन में काम करती थी। उसकी फैमिली बहुत ही इंटेलिजेंट, डाउन टू अर्थ है। जेसी बर्क और जॉय की एकमात्र लाडली बच्ची थी। पहले वो जॉर्जिया के कर्व कंट्री में रहते थे। बाद में ब्लॉजेट फैमिली हार्टफोर्ड सिटी में शिफ्ट हो गए। हार्टफोर्ड विस्कॉन्सिन के एक छोटे से शहर है, जिसके पॉपुलेशन बहुत कम है। कम लोग होने के कारण लोगों के अंदर बहुत अच्छे रिलेशनशिप, ट्रस्ट भी है, जिसके वजह से हार्डली कोई घर के दरवाजा बंद करता है। हार्टफोर्ड सावर आर्ट सेंटर की वजह से बहुत फेमस है, जहाँ की बहुत सारे आर्ट क्लासेस, कम्युनिटी इवेंट और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हमेशा होते रहते थे। जैसे बड़े होने के साथ साथ आर्ट सेंटर पे क्लास भी ज्वाइन करी। स्कूल के साथ साथ जैसे पियानो भी सीखती थी। उसके बाद वो सेंट्रल मिडिल स्कूल चली गई, जहाँ वो थिएटर करने लगी। साथ में वो वायोलिन भी सीखती थी। उसके बाद जैसी हार्टफोर्ड यूनियन स्कूल में चली गई, जहाँ उसके बहुत सारे दोस्त बने। जैसी बहुत हैप्पी गर्ल थी। उसके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती थी। उसके पहला प्यार था म्यूजिक। इतनी छोटी सी उम्र में वो कंसर्ट करना, म्यूजिक लिख के कंपोज करने भी लगी थी। जैसे उसके पेरेंट्स के साथ बहुत ही क्लोज थी। पूरे दिन के बाद वो रात को आके पेरेंट्स के साथ शेयर भी करती थी। उसके पेरेंट्स भी बहुत ओपन माइंडेड थे। बेटी की सारी बातें समझते भी थे और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी करते थे। जैसे कि पिता ने बताया, हमारा डिस्कशन का कोई लिमिट नहीं होता था। हम किसी भी टॉपिक पे घंटों बातें करते थे। जैसे कि डैनियल नाम का एक फ्रेंड था, जिसको वो डेट भी करती थी। हाई स्कूल के कुछ महीने दोनों ने डेट किए, पर बाद में डैन ने ये रिलेशनशिप खत्म कर दी। फिर भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साथ म्यूजिक क्लास में बैठते भी थे और साथ में गाना भी गाते थे। जेसी और डैन ने मिलकर बहुत गाना बनाए, इसीलिए दोनों म्यूजिक क्लास में बहुत पॉपुलर भी थे। डैन एक बैंड में लीड सिंगर और गिटार प्लेयर भी बन गया, और डैन के प्रेजेंस से बैंड के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा। डैन की एक और गर्लफ्रेंड भी हुई, जिसका नाम था एलिसन। जेसी मूव ऑन कर गई थी और निक नाम की एक लड़के को डेट करने लगी, पर ये रिलेशनशिप कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि दोनों आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्कूल चले गए। इन 2012 जेसी के हार्टफोर्ड यूनियन स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। जेसी को स्कूल ऑफ म्यूजिक एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से टैलेंट स्कॉलरशिप भी मिली थी। उसके बाद जेसी को कैंपस जॉब मिल गई, जहां वो इनर सिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को मेंटर भी कर रही थी। जेसी ने 28 यंग हार्टफोर्ड स्टूडेंट को म्यूजिक, पियानो, वायोलिन सिखाती भी थी, और हर साल गर्मियों में सेंट्रल मिडिल स्कूल ऑर्केस्ट्रा के समर प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग भी करती थी। उसने 2013 की समर वेकेशन का अधिकांश समय अपनी एक करीब दोस्त के साथ संगीत लिख के और फिडलर अंडर रूफ कम्युनिटी थिएटर प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाने में बिताई। जैसे कि पिता ने बताया, मंडे से एक दिन पहले यानी जुलाई 14, 2013 की रात को थिएटर में प्रैक्टिस होने के बाद वो कास्ट पार्टी चली गई थी। करीबन 12:30 को जैसे घर पहुंच गई थी। कुछ तो गलत हुआ था उसके साथ पार्टी में। जैसे बहुत अपसेट थी। पहले की तरह उसकी फेस पे वो हंसी नहीं थी।
जेसी ने उसकी माँ को बताया था कि पार्टी में उस दिन 2 मिडिल एज मैन के बिहेवियर जेसी को पसंद नहीं आया था। दोनों ने जेसी के साथ फ्लर्ट भी किए और इनएप्रोप्रिएट जोक भी कर रहे थे, जिसकी वजह से जेसी थोड़ी अपसेट भी थी। जेसी को डायरी लिखना बहुत पसंद था। उसी रात के बारे में जेसी ने डायरी में भी लिखा था। उसमें कुछ लाइन ऐसा था कि मुझे लगता है मैं करप्ट हो रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ पुरुष जो कि आदर्श प्रेम होना चाहिए था उससे कंपटीशन में बदल रहे हैं। मैं समस्या को पहचानूंगी और बिना किसी डर से उसके सामना भी करूंगी। अगले दिन यानी 15 जुलाई 2013 के सुबह के करीब 8 बजे होंगे। जेसी की माँ जॉय काम पर जाने से पहले कुछ कपड़े जेसी के कमरे में रख दिए। जेसी के पिता पहले ही काम पे जा चुके थे। जेसी अपने बिस्तर पर सो रही थी। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उसके 4 घंटे बाद जेसी की माँ लंच ब्रेक के लिए घर आए। उसने देखा कि घर पूरा शांत था। जॉय को लगा कि जेसी अभी भी सो रही है। वो जेसी को बुलाने लगे। जॉय इसी बात से नाराज थे कि जेसी उसको कुछ जवाब नहीं दे रही थी। वो जेसी के कमरे में चली गई। वो समझ नहीं पा रहे थे जेसी जवाब क्यों नहीं दे रही है। कमरे में देखा कि जेसी सो रही थी और जेसी को छूने के बाद पता चला वो ठंडी पड़ चुकी थी। जेसी की माँ जॉय ने इमीडिएटली 911 इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करी। जॉय ने बताया कि मेरी बेटी नीली पड़ चुकी है। मैं उसे जगाने गया और मैं अभी अभी लंच करने घर आई हूँ। वो नहीं जागी। वो ब्रेथ नहीं कर रही है। उसकी शरीर ठंडी हो चुकी है। जॉय ने जेसी को पलटा तो एक निशान देखा, जैसे कि कोई बांध के रखा था। उसकी पैंट पूरी गिली थी, साथ में गला घुटने की भी निशान था। Oh my God. Oh my God. Hartford 901, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up and I just got home from lunch and she won't wake up. She's Oh my 19. God. Okay, hang on just a second. Trish. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Okay, ma'am, do you know how to do CPR? Jesse, Do you know how to do CPR, ma'am? she's cold. She's cold. She's cold. She's cold. Oh my God. Oh my God. She's good. Okay. Oh my God. Oh my God. Oh, her pants are all wet and she's got, it looks like strangulation marks. There are strangulation marks? That's what it looks like. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Honey, what happened to you? No. No. Honey, no. No. जॉय को पता नहीं चल पा रही थी कि क्या हुआ है। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेसी ब्लॉजेट की सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में मौत हो गई थी। जब जेसी के पिता बक घर पहुंचे, इन्वेस्टिगेटर उसके बेटी को घेर चुके थे। बक ने याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे ऊपर जाने नहीं दिया, इसीलिए मैं उसे देख नहीं सका, छू नहीं सका, गुड बाय भी नहीं बोल पाया। मैं उसे बोल भी नहीं पाया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सका कि जब उसे अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं वहाँ नहीं था, इसीलिए मुझे माफ कर दे। I couldn't say goodbye. I couldn't tell her I loved her. And I couldn't tell her I was sorry for not being there when she needed her dad. And हार्टफोर्ड पुलिस डिटेक्टिव रिचर्ड थिकिंस उस दिन घटनास्थल पर सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर में से एक थे। उन्होंने बताया कि वो जेसी को फ्लोर पर पड़ा पाया। उसकी गर्दन पर बहुत स्पष्ट निशान थे और उसके रिस्ट पर हल्के निशान भी थे। पॉसिबली उसको बनने के निशान हो सकता है। जैसे कि माँ ने बताया कि जब उन्होंने अपने बेटे को देखा था तो उसके बाल और कपड़े गीले थे। तो डिटेक्टिव थिकिंस ने बताया कि उन्हें लगता है कि हत्यारे ने जेसी को मारने के बाद उसकी बॉडी को अच्छे से धोया था और फिर से वापस बिस्तर पर रख दिया और चादर से उसको कवर भी कर दिया। He staged her body. I believed he washed her body and then placed it back in the bed, covered her up. घर में जबरदस्ती घुसने की कोई साइन नहीं था, इसीलिए डिटेक्टिव थिकेंस को विश्वास हो गया था कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो कि घर को जानता था। जॉय ने पुलिस को बताया था कि वो शायद ही कभी दरवाजा बंद करती है, क्योंकि वो अपनी छोटे से शहर की कम्युनिटी पर भरोसा था। लेकिन जेसी के मोमेंट को इतनी बारीकी से कौन जानता था और कौन उसी जानकारी को इस्तेमाल करके उसकी जान ले लिए। पुलिस का पहला संदेह था कास्ट पार्टी के 2 मिडिल एज मैन के ऊपर, जिनके बारे में जेसी ने अपने
अपनी डायरी में भी लिखा था। डिटेक्टिव थिकेंस ने बताया कि जैसे कि कुछ दोस्त ने बताया था कि कास्ट पार्टी में दो मिडिल एज मैन उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। एक ने उसको गोद में भी खींच लिया था, इनएप्रोप्रिएट जोक भी बोला था। लेकिन पुलिस ने दोनों को कुछ घंटों तक पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। दोनों में जांच में सहयोग भी किए। पुलिस के पास दोनों को हत्या से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं था। हार्टफोर्ड पुलिस को ये एहसास नहीं था कि पास के रिचमंड टाउन के अथॉरिटीज पहले से ही एक सस्पेक्ट के ऊपर नजर रख रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल अलग ही कारण से। एक बिल्कुल अलग ही हमला था, एक अलग लड़की के ऊपर। ये घटना जेसी की हत्या से 3 दिन पहले हुआ था, जब मेलिसा एजलर नाम की एक महिला लोकल पार्क में अपनी डॉग को लेकर गए थे। एक व्यक्ति ने पीछे से उस पर चाकू से हमला कर दिया था। वाशिंगटन कंट्री के डिटेक्टिव जोएल फ्लोसिंग घटना के बाद मेलिसा का साक्षात्कार लेने गए थे। मेलिसा ने डिटेक्टिव को बताया कि वो पार्क से निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके पीछे से कोई आने की आवाज सुनी। वो चौंक गई। मेलिसा ने डिटेक्टिव फ्लोसिंग को बताया, मैंने अपने पीछे देखा और हंसते हुए कहा, ओह तुमने मुझे डरा ही दिया, क्योंकि मुझे लगा वो फ्रेंडली इंसान है। और फिर मैं फिर से घूमी क्योंकि मैं उसे अपनी ओर आते हुए सुना, जहाँ उसके हाथों में एक चाकू देखा। आगे बताई कि मैं जमीन पर हूँ, वो मेरे ऊपर है और मैं चाकू पकड़ के रखी हूँ। हम दोनों इसको पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मेरे पास ब्लेड था और मैं ब्लेड से उसके हाथ काट दिया। तभी उसने ये कहा, क्या मैं बस जा सकता हूँ? जब उसने मुझसे चाकू लेने की कोशिश की तो मैंने कहा, नहीं तुम जाओगे, मैं ये चाकू अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। और मैं चाकू रख लिया। अब ये चाकू मेरे कार में है। ये एक मछली काटने का चाकू था। उसके बाद वो भाग गया। Can't get it from me. He's trying, but he just can't get it out of my grip. So he finally is just like, can I just go? उसके बाद वो उसे लड़के के बारे में डिटेल्स में बताई। वो 18 से 20 साल का लड़का था, जिसका हाइट करीबन 6 फीट 2 इंच का था और सुनहरा बाल था और देखने में गोरे था। वो एक डार्क ब्लू कलर के मिनी वैन से आया था, जो कि पुरानी मॉडल का था। So I looked back and I laughed and said, "Oh, you scared me," just because I thought he was some friendly guy. A white male, 18 to 20 years of age, 6'2", 210 pounds. Yep. He had light blonde hair with very fair skin. Yes. Okay. And you said he had checkered shorts? Plaid shorts. वेन का डिटेल्स डिटेक्टिव क्लासिंग के डिपार्टमेंट के डिप्टी मेयर को परिचित लगा। उन्होंने बताया कि हमले से कुछ सप्ताह पहले एक पार्किंग स्थल में इसी प्रकार के वैन देखा था। उसी समय डिप्टी ने गाड़ी के लाइसेंस प्लेट देखे थे। जब उसमें कुछ सस्पिशियस नहीं मिला तो वो आगे बढ़ गए, लेकिन मेलिसा के हमले के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी रिकॉर्ड में जाके लाइसेंस प्लेट ढूंढे। मेलिसा पर हमले के जांच करते हुए एक 20 साल के लड़के के बारे में पता चला, जिनके कनेक्शन वेन के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि वेन के ओनर मेलिसा के डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि उनके एक 20 साल की बेटा भी है, जिसके हाइट करीबन 6 फीट 1 इंच का था। उनसे लड़के के नंबर लेने के बाद डिटेक्टिव चले गए। जब डिटेक्टिव क्लसिंग ने लड़कों को कॉल करा, वो सरप्राइज हो गए, क्योंकि उसने बताया कि वो इस समय जेसी के घर पर उसके माता पिता को सांत्वना देने के लिए मौजूद था। टीनेजर सस्पेक्ट और कोई नहीं, डैनियल बार्टलेट था, जिसके साथ जेसी गाना लिखने में अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताए थे। दोनों हाई स्कूल में कुछ टाइम के लिए डेटिंग भी कर रहे थे और ग्रेजुएशन के बाद भी अच्छे दोस्त थे। डैन ने जेसी के घर पे सबको बताया कि उन्हें डिटेक्टिव के कॉल आया था। ऑफ कोर्स उसी टाइम पे किसी ने मेलिसा के अटैक के बारे में कुछ पता नहीं था। जेसी की माँ ने डैन को बताया, तुम चिंता मत करो डैन, वो जेसी के सारे दोस्तों के साथ बात करेंगे। उसके बाद डिटेक्टिव का डैन के साथ इंटरोगेशन स्टार्ट हुआ। डिटेक्टिव ने डैन के साथ पूछताछ शुरू की और शुरुआत में उसने कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताई। जब डिटेक्टिव ने उसे पूछा कि मेलिसा पर हमले के दिन वो कहाँ था, तो उसने बताया कि वो जेसी के घर पे था। डिटेक्टिव क्लसिंग ने पूछा उसके साथ क्या हुआ है, तो डैन ने जवाब में दिया, मुझे लगता है कि किसी ने उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दिया। ये डैन के साथ इंटरव्यू का पहला 2 मिनट था, लेकिन ये इसका सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट में से एक साबित हुआ। पहले डिटेक्टिव ने उसको मेलिसा के बारे में पूछा था। डैन ने पहले पार्क में होने से इनकार कर दिया, और जब डिटेक्टिव क्लसिंग ने उसकी कोहनी और हाथ पर चोट लगने के बारे में पूछा, तो पहले डैन ने बताया कि काम करते हुए उसे चोट लग गया। जब डिटेक्टिव ने उसे बताया कि तुम्हारे पास तो कोई जॉब नहीं है, कहाँ काम कर रहे थे, तो उसने बताया कि खाना बनाते समय उसने खुद को काट दिया था। डिटेक्टिव ने ये पूछा, अगर घर पर खाना बनाते हुए ऐसा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति अपने होश में ये झूठ नहीं बोलेगा। क्या हुआ है, सच सच बताओ। डिटेक्टिव सरप्राइज हो गए थे। डैन ने अचानक से सारे सच्चाई बोलने लगा। डैन ने बताया कि मैं पहले भी पार्क में गया हूँ। फिर उसने स्वीकार किया कि वो
वो ही था जिसने पार्क में मेलिसा पर हमला किया था। डिटेक्टिव ने ये करने के पीछे उसके मकसद के बारे में पूछा था, तो डैन ने बताया, मैं किसी को डराना चाहता था। पार्क में से डिटेक्टिव को कई चीजों पर डैन के खून मिला और हिटिंग डक टैप का एक रोल मिला, जो कि डैन के घर के लगे हुए टैप से मेल खा रहा था। डैन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस को अभी तक ये पता नहीं था कि डैन जेसी की हत्या के लिए जिम्मेदार है या नहीं। लेकिन उससे शुरुआती इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण था। डैन ने बताया कि जेसी के बलात्कार किया गया और उसकी हत्या करी गई। डिटेक्टिव क्लोसिंग ने यह कहा कि उस समय पुलिस को ये नहीं पता था कि जेसी के बलात्कार हुआ है या नहीं, पर डैन ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने बताया कि उसने उसके दोस्त के साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन जब डैन पुलिस कस्टडी में था, पुलिस ने उसके कंप्यूटर की तलाशी ली। डिटेक्टिव क्लोसिंग ने बताया कि मुझे पता नहीं था आप इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे। बहुत ही डार्क स्टफ था, जहाँ स्प्री किलर्स के बारे में सर्च किया गया था। उसके अलावा दूसरी सीरियल किलर्स के बारे में भी सर्च किया गया था। उसके अलावा उसने कुछ पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की भी सर्च किया था, जो कि जेसी के कमरे में हुए घटना के साथ मैच हो रहा था। फिल्म में उसके गला घुटने के बाद उसको अच्छे से धोया गया था। जेसी की माँ ने कुछ चीज नोट किया था, जिसमें एक ये था कि कैसे जेसी को बिस्तर पर वापस लेटाया गया था, उसको कैसे अच्छे से ढक दिया गया था और उसके कपड़े और बाल भी कैसे गीले थे। उसके बाद भी डैन ने जेसी को हत्या करने से साफ इनकार कर दिया। डैन ने स्वीकार किया कि उसने जेसी के मर्डर होने से पहले के हफ्ते तक उसके घर पे कई बार गया था। डैन ने डिटेक्टिव को बताया कि उनके बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप था, लेकिन उसने इसे पब्लिक नहीं किया क्योंकि वो किसी और के साथ डेटिंग भी कर रहा था। जेसी की हत्या के दिन वो वैन लेने के लिए वुडलैंड पार्क में भी गया था, जहाँ वो कुछ लिखने की भी कोशिश कर रहा था। जब डिटेक्टिव ने उसे पूछा कि वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा था, तो उसने डिटेक्टिव को बताया कि वो और जेसी एक यंग गर्ल के ऊपर सीरीज ऑफ स्टोरीज लिख रहे हैं, जिसके इवेंचुअली हत्या कर दी जाएगी। डिटेक्टिव ने उसके बयान की जानकारी शुरू कर दी है। डिटेक्टिव क्लसिंग ने बताया कि डैन ने कहा था वो पार्क में था, इसीलिए उन लोगों को एक सर्वेलेंस वीडियो भी मिल गया। वीडियो के हिसाब से डैन ने उस दिन सुबह वहाँ था जब जेसी की हत्या हुए थे। अभी जेसी के पिता ने बताया कि डैन ऐसा नहीं कर सकता, वो अच्छा लड़का है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या डिटेक्टिव ने एक निर्दोष के ऊपर हत्या के आरोप लगा रहे, ये आगे पता चलेगा। जेसी को माता पिता को गलत रख रहा था। दे आर फूल्ड बाय हिज एक्ट। डैन के अपनी ही बयान उसकी बर्बादी का कारण बन गया था। डिटेक्टिव क्लसिंग ने कहा वो वुडलैंड पार्क में सारे डस्टबिन से सारे कचरा बाहर निकालते हैं। उन्हें एक सीरियल बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बॉल गैस, अल्कोहल वाइप्स भी था, और उनको कचरे में से एक रस्सी भी मिलता है जो कि जेसी की गर्दन पर लिगेचर के निशान के साथ बिल्कुल मेल खा रहा था। जब डिटेक्टिव ने डैन के घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके घर में से बिल्कुल वैसे ही रस्सी मिले। जेसी की हत्या के पूरे एक हफ्ते बाद घटना स्थल पर दोबारा नजर डालने वाले इन्वेस्टिगेटर को उसके बिस्तर के नीचे बिल्कुल वही टेप मिला जिसके ऊपर डैन का फिंगरप्रिंट भी था। रस्सी के ऊपर डैन और जेसी का डीएनए सैंपल भी मिला और जेसी की नाखूनों के नीचे डैन का डीएनए भी मिले। डिटेक्टिव थिकेंस ने बताया, हमें डीएनए मिला जिसे पता चला कि उसने उस पर हमला भी किया था। जेसी के पिता बक ने बताया, उसने जेसी को बांध दिया, उसने मुंह में गैज बॉल से बंद कर दिया और उसे टेप से बांध दिया ताकि मुंह बंद करने वाले गेंद बाहर न आ सके। He gag-balled her and he taped her so the gag ball wouldn't come out. बिना किसी कन्फेशन के डैन बार्टलेट पर अपनी ही फ्रेंड जेसी ब्लेजेट का हत्या के आरोप लगाया गया, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था, व्हाई? हालांकि यह सभी अभी भी रहस्य बना हुआ है। डैन बार्टलेट को हत्या के दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। डिटेक्टिव क्लसिंग ने बताया, मुझे लगता है कि डैन एक बहुत बुरा इंसान है और वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। Dan's a bad person. अपनी सजा के समय डैन को जेसी के माता पिता के साथ बात करने का अवसर मिला, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। वो बार बार बोलता गया कि वो निर्दोष है। उसने अदालत में बक और जया को कहा, मैं तुम्हें वो जवाब नहीं दे सकता जिसके तुम तलाश कर रहे हो। ये जंपसूट जो मैंने पहना है, ये बेड़ियाँ जो मुझे पहनाया गया है, ये मुझे दोषी नहीं बनाते। मैं किसी के सामने ये साबित नहीं कर सकता कि मैं निर्दोष हूँ, यहाँ तक कि खुद के सामने भी नहीं। मैं ये साबित नहीं कर सकता कि जिस सूरज को मैंने 400 दिन से नहीं देखा है वो अभी भी उगता और डूबता है या नहीं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। मुझे उसके लिए सजा मिल रहा है जो मैंने किया ही नहीं। मैं अभी भी सफर कर रहा हूँ, मेरे विवेक साफ है। बक ने कहा, उसने जो किया उससे स्वीकार नहीं किया। जॉय मुझसे और जेसी से और बाकी सबसे माफी मांगना तो दूर की बात, उसने जो किया है उसको डिनाई करना जारी रखा। Buck, Joy,
I can't give you the answers that you're looking for. This jumpsuit that I'm wearing, these shackles that I'm put in, don't make me guilty. I can't prove that I'm innocent to anyone, not even myself. I can't prove that a sun that I haven't seen for over 400 days still even rises and sets, but I like to believe that it does. The only reason that I went to trial at all is because I was told I would not be allowed to acknowledge that I couldn't refute the evidence and just accept sentencing without saying that I'd done something I hadn't. Let alone apologize to Joy and to me and to Jesse and to everybody. आज डैन बैटलेट कॉदी नंबर 00621440 विस्कंसन के वेस्ट बेंड में सलाखों के पीछे बैठा है और अपनी बाकी के दिन जेल में ही बिताएगा। I forgive you, as I have every single day since we found out it was you. I believe there's good and bad in every one of us, so I don't demonize or vilify you. It's a nonprofit, and our dual mission is to end violence against our girls and women, and to have all people inspired, educated, and motivated to choose love over hate. एक 19 साल की लड़की जेसी ब्लेजेट की ये सब में क्या गलती थी? जिंदगी पूरी तरह जीने से पहले ही चली गई। उसके माता पिता को खुद के बच्चे से दूर होना पड़ा। क्या जेसी को डैन जैसे लड़के के साथ फ्रेंडशिप रखना गलत था? ये सब में दोषी कौन था? आप बताओ। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।